क्या आपने कभी उस भावना के बारे में सोचा है जब आप किराए का मकान छोड़कर पहली बार अपने खुद के मकान में गृह प्रवेश करते हैं? और आपने ये भी देखा होगा कि मकान और घर में फर्क होता है। जब आप अपने मकान में गृह प्रवेश करते हैं, अपने मकान का भूमि पूजन करते हैं, तो आपको जो फीलिंग आती है वो अपने घर जैसी आती है। ऐसा लगता है पहली बार आप अपने घर आए हैं, एक मकान को छोड़कर अपने घर में आए हैं। आज भारत के लोकतंत्र में भी ऐसे ही अध्याय की शुरुआत हुई है, जब भारत के प्रधानमंत्री ने देश के नए संसद भवन का भूमि पूजन किया है, जो 100% हमारा अपना होगा। यह नई इमारत 93 साल पुराने वर्तमान संसद भवन की जगह लेगी और इसका निर्माण वर्ष 2022 तक पूरा हो जाएगा, यानी 2 साल में यह बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की आजादी की नींव रखने वालों में से एक शहीद भगत सिंह ने 91 वर्ष पहले वर्तमान संसद भवन में बम फेंका था। तब भारत में अंग्रेजों का शासन था और उस समय आज के संसद भवन को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था। भगत सिंह ने बम फेंकने के पीछे यह तर्क दिया था कि बहरों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए कई बार धमाकों की जरूरत पड़ती है। तब भगत सिंह ने बम के साथ कुछ पर्चे भी फेंके थे और उन पर्चों में ब्रिटिश सरकार के कुछ नए कानूनों का विरोध किया गया था। जब भगत सिंह ने अपनी आवाज उठाई, उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मोतीलाल नेहरू से लेकर मोहम्मद अली जिन्ना तक तमाम बड़े बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन उस समय इस भवन में मौजूद किसी भी भारतीय नेता ने भगत सिंह का साथ नहीं दिया था। यह बात आप याद रखिएगा। हालांकि उन धमाकों की गूंज ने ब्रिटिश सरकार को हैरान कर दिया था और अंग्रेजों की समझ में आ गया था कि अहिंसा को परम धर्म मानने वाले भारत के लोग जब क्रांतिकारी बनते हैं तो वो अपनी आवाज हुकूमत तक पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज जब नए संसद भवन की नींव रख दी गई है, तो सवाल उठता है कि नए संसद भवन के निर्माण के बाद पुराने संसद भवन की उस जगह को क्यों ना एक राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया जाए, जहां से भगत सिंह ने ये बम फेंके थे। और आज हम यही मांग लेकर आप सबके सामने आए हैं। इस मांग को आधार बनाकर देश के नए संसद भवन के शिलान्यास का हम विश्लेषण करेंगे। इसे आप नए भारत की नींव पूजन का विश्लेषण भी कह सकते हैं, नए भारत की भूमि पूजन भी कह सकते हैं। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लेकिन भारत में लोकतंत्र के इस मंदिर की इमारत का निर्माण 93 वर्ष पहले अंग्रेजों ने किया था। तब वो इसी इमारत में बैठकर भारत को सदियों तक गुलाम बनाए रखने के मसौदे तैयार करते थे, कानून तैयार किया करते थे। 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, लेकिन 73 वर्षों के बाद भी भारत की सरकारें इस सांकेतिक गुलामी से देश को मुक्ति नहीं दिला पाई। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नए संसद भवन का भूमि पूजन किया है और अब उम्मीद है कि अगले 21 महीनों में देश को अपना नया संसद भवन मिल जाएगा, जो हमने खुद बनाया होगा, जिसका निर्माण हमने खुद किया है। और जब वर्ष 2022 में भारत आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा, तब यह संसद भवन देश को समर्पित कर दिया जाएगा। इसी साल 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया था। राम मंदिर उस जगह पर बनाया जा रहा है जिस जगह का अत्याचारी मुगलों ने अतिक्रमण कर लिया था। लेकिन देश में राम राज्य की स्थापना के लिए अंग्रेजों की गुलामी की यादों और संकेतों को भी मिटाना जरूरी है और आज इसकी शुरुआत हो गई है। आप इसे नए भारत का नया संसद भवन भी कह सकते हैं। नया संसद भवन त्रिभुज के आकार का होगा, जो 64,500 वर्ग मीटर इलाके में फैला होगा, जबकि पुराना संसद भवन गोलाकार है, जो 47,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। नए संसद भवन में लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। फिलहाल भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं। इसी तरह नए संसद भवन की राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ पाएंगे, जहां फिलहाल 245 सीटें ही हैं। जब नए संसद भवन में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, तो इसके लिए निर्धारित हॉल में 1272 सदस्यों के एक साथ बैठने की व्यवस्था होगी। फिलहाल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक वर्तमान संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होती है, जहां सिर्फ 430 सीटें ही हैं और ऐसे में अतिरिक्त कुर्सियां लगानी पड़ती हैं और किसी तरीके से काम चलाना पड़ता है। वर्ष 2026 में भारत में लोकसभा की सीटों के लिए परिसीमन होगा
और संभावना है कि तब लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 800 तक की जा सकती हैं। यानी भारत में लोकसभा के सीटों की संख्या 800 तक होने की संभावना है। लेकिन वर्तमान लोकसभा में इतने लोग बैठ ही नहीं सकते, इसलिए भविष्य को देखते हुए नए संसद भवन में बैठने के लिए 150% अधिक सीटों की व्यवस्था की गई है। नया संसद भवन पूरी तरह से भूकंप रोधी होगा और इसे सांसदों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। आपको याद होगा 13 दिसंबर 2001 को देश की संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था और तब सारे लोग हैरान रह गए थे। शायद हमारी सुरक्षा व्यवस्था और हम सब इसके लिए तैयार ही नहीं थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी संसद पर आतंकवादी हमला कर सकते हैं और संसद भवन तक वो पहुंच सकते हैं। उस दिन जी न्यूज की टीम वहीं थी, उस दिन मैं भी वहीं था। अपनी आंखों से हमने देखा था कैसे आतंकवादी संसद भवन के द्वार तक पहुंच गए थे और लोकसभा और राज्यसभा के अंदर प्रवेश करना चाहते थे। उस दिन अगर वो प्रवेश कर गए होते तो न जाने क्या होता। लेकिन अब नए संसद भवन में इस तरह की परिस्थितियों से निपटने का पूरा ख्याल रखा जाएगा और इसकी सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होगी। इसके अलावा नया संसद भवन पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा, जहां बिजली की खपत भी पहले के मुकाबले 30% कम होगी। फिलहाल संसद भवन का बिजली बिल करोड़ों रुपए में आता है। सांसद जिन सीटों पर बैठेंगे वहां उन्हें आधुनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करने की पूरी सुविधा मिलेगी। जो लेटेस्ट गैजेट्स होंगे, जो कम्युनिकेशन के लेटेस्ट डिवाइसेस होंगे, वो सब वहां पर लगे होंगे। नए भवन का निर्माण करीब 950 करोड़ रुपए में होगा, यानी लागत है लगभग 950 करोड़। जबकि अंग्रेजों के जमाने में मौजूदा संसद भवन के निर्माण पर 83 लाख रुपए खर्च हुए थे उस जमाने में। लेकिन अगर आपको यह लग रहा है कि नए भारत को नया संसद भवन बहुत आसानी से मिल जाएगा तो आप गलतफहमी में हैं, क्योंकि इसके निर्माण के खिलाफ भी बहुत सारे लोग अभी से विरोध करने लगे हैं और कई लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे राम मंदिर के निर्माण को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, अब लोकतंत्र के मंदिर के निर्माण को लेकर भी लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। नए संसद भवन का विरोध करने वालों का कहना है कि इसके जरिए सरकार लैंड यूज में बदलाव करेगी और इससे पर्यावरण को भी नुकसान होगा। इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह आश्वासन मांगा था कि सरकार इन याचिकाओं पर सुनवाई होने से पहले इस नए संसद भवन के निर्माण का काम शुरू नहीं करेगी। हालांकि अदालत ने शिलान्यास और इससे संबंधित पेपर वर्क की इजाजत दे दी थी। यानी सुप्रीम कोर्ट अब यह कह चुका है कि आप शिलान्यास कर लीजिए, भूमि पूजन कर लीजिए, लेकिन आगे का कंस्ट्रक्शन का काम अभी नहीं हो सकता। तो हम कल भी आपसे यही कह रहे थे, आज फिर हम आपसे यही कह रहे हैं, हमारे देश में लोकतंत्र का मतलब यह हो गया है कि अगर आप नया संसद भवन बनाएंगे, हम उसे अदालत से रुकवा देंगे। आप नया कृषि कानून बनाएंगे, हम उसे सड़कों पर बैठकर सड़कें जाम करके रुकवा देंगे। आप कोई नई सड़क बनाना चाहते हैं, उसे रुकवा देंगे। आप कोई नया डैम बनाना चाहते हैं, उसे रुकवा देंगे। आप कोई नया कानून बनाना चाहते हैं, उसे रुकवा देंगे। यानी हमारे पूरे देश में बंद की राजनीति चल रही है, शुरू करने की राजनीति नहीं। आप कुछ भी नया कीजिए, सबसे पहले विरोध होगा और उस नई परियोजना को बंद करने की मांग उठने लगेगी, नए कानून को वापस लेने की मांग उठने लगेगी। पूरी की पूरी राजनीति हमारे देश की सिर्फ विरोध प्रदर्शनों पर आधारित है। और ये सारे नेता अपनी जब ताकत दिखाते हैं तो ताकत आपको यह कहकर दिखाते हैं कि वो क्या क्या चीजें रुकवा सकते हैं। और यकीन मानिए, आपके सामने जब नेता आएंगे तो वो ये कहेंगे कि हम संसद भवन की नई बिल्डिंग का निर्माण रुकवा सकते हैं, हम नए कृषि कानूनों को रोक सकते हैं, हम नए नागरिकता कानून को रुकवा देंगे, हम नई सड़क को रुकवा देंगे, हम नए किसी और विकास की परियोजना को रुकवा देंगे, हम व्यवस्था को बदलने नहीं देंगे। लेकिन क्या आप अपने देश में आपने कोई ऐसा नेता भी देखा है जो ये कहे कि हम रुकवाएंगे नहीं, बल्कि हम आपको कुछ नया करके दिखा देंगे, हम आपको कुछ नया बनाकर दिखा देंगे, हम आपके लिए विकास करके आपको आगे बढ़ा देंगे। ऐसे नेता हमारे देश में कितने हैं, इस पर सोचिएगा। हर नेता सिर्फ यह कहता है कि वो रोक देगा, शुरू नहीं करेगा। और जब कोई नेता या कोई सरकार काम शुरू करती है, जैसे आज भी एक नया काम शुरू हुआ है संसद भवन का, अब उसे भी रोकने के लिए लोग सक्रिय हो गए हैं। कल हमने लोकतंत्र की अति से देश को होने वाली क्षति की आपके साथ बात की थी और नए संसद भवन के निर्माण का विरोध भी इसका एक ताजा उदाहरण है।
जहां कुछ लोगों को गुलामी के प्रतीक चिन्ह तो स्वीकार हैं, गुलामी के नाम स्वीकार हैं, अंग्रेजों के दिए हुए उन्हें बिल्डिंग स्वीकार हैं, अंग्रेजों के दिए हुए नाम स्वीकार हैं, लेकिन आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर संसद भवन उन्हें स्वीकार नहीं है, उन्हें राष्ट्रवाद स्वीकार नहीं है। हालांकि इन तमाम विरोधाभासों के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस नए भवन का शिलान्यास कर ही दिया। बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने यह कहकर इसका विरोध किया कि भूमि पूजन करके प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ एक धर्म को ही बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग भूमि पूजन को भी एक खास धर्म से जोड़कर देखते हैं। अब आप सोचिए, ये जो अभिव्यक्ति की आजादी है, इसने एक नया ही रूप ले लिया है। लेकिन सच यह है कि इस शिलान्यास कार्यक्रम में सभी प्रमुख धर्मों के धर्मगुरुओं ने प्रार्थना की है। Oi baile Adonai Elohai Iyyaka na'budu wa iyyaka wallahu allazi la नमो वज्रायणम नमो लोये सब्ब साहुणम साहु मंगलम केवली पन्नतो दूत परमेश्वर मारे कर दीने सुख महल जाके ऊंच द्वारे तामे वासे भगत प्यारे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह 130 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है। पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि नया संसद भवन पुराने संसद भवन का विकल्प नहीं, बल्कि 21वीं सदी के भारत की जरूरत है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप यह देखिए कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। संसद का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा। देश के लोग, आने वाली पीढ़ियां नए भवन को देखकर गर्व करेगी कि ये स्वतंत्र भारत में बना है। हमारे यहां जब मंदिर के भवन का निर्माण होता है तो शुरू में उसका आधार सिर्फ ईंट पत्थर ही होता है, लेकिन वो भवन एक मंदिर तब बनता है, उसमें पूर्णता तब आती है जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। नया संसद भवन भी बनकर तो तैयार हो जाएगा, लेकिन वो तब तक एक इमारत ही रहेगा जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा किसी एक मूर्ति की नहीं होगी। लोकतंत्र के इस मंदिर में इसका कोई विधि विधान भी नहीं है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे इसमें चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधि, उनका समर्पण, उनका सेवा भाव इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेगा। तो आज जिस भावना के साथ हमने डीएनए की शुरुआत की थी वो यही है कि एक मकान और एक घर में क्या फर्क होता है, और एक मकान घर में कब तब्दील होता है ये आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। जब आप एक किराए के घर से, एक किराए के मकान से अपने घर में प्रवेश करते हैं तब आपको कैसा महसूस होता है, और एक मकान और एक घर में क्या अंतर होता है ये आपसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। नया संसद भवन नए भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन वर्तमान संसद भवन का इतिहास भी अपने आप में कम दिलचस्प नहीं है, इसलिए इसे भुलाना नहीं चाहिए।
वर्तमान संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ था, जब भारत गुलाम था। इसकी वास्तुकला का काम सर हर्बर्ट बेकर को सौंपा गया था। हर्बर्ट बेकर चाहते थे कि संसद भवन त्रिकोण आकार का हो और उसके हर कोण पर सदन और बीच में एक सेंट्रल हॉल बनाया जाए। लेकिन तब एक और ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लटियंस ने इसका विरोध किया था। उन्होंने अपने प्रस्ताव में संसद भवन को गोल आकार देने का सुझाव दिया, लेकिन हर्बर्ट बेकर के सुझाव को नजरअंदाज करते हुए अंग्रेजों ने एडविन लटियंस के प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया। इसलिए संसद भवन को गोलाकार में के आकार में बनाया गया। और आपने देखा होगा, उन्हीं के नाम पर संसद भवन के आसपास का जो इलाका है, इसे लटियंस जोन कहा जाता है। इसके अलावा संसद भवन के अंदर सेंट्रल हॉल की दिशा में मौजूद दीवारों पर हाथ से बनाई हुई कई तस्वीरें लगी हैं। ये तस्वीरें भारत के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाती हैं। लोकसभा के पहले स्पीकर जी.वी. मावलंकर ने इसके लिए एक समिति का गठन किया था और इन तस्वीरों को बनाने के लिए देश भर से चित्रकारों को आमंत्रित किया गया था। वर्तमान संसद भवन से जुड़ा एक रोचक तथ्य यह भी है कि जब कोई नया सांसद संसद भवन में पहुंचता है तो वो अक्सर भटक जाता है। ऐसा इस भवन के डिजाइन की वजह से होता है। गोल आकार होने की वजह से संसद भवन के अंदर ज्यादातर मोड़ एक जैसे लगते हैं, जिसकी वजह से कई सांसदों को इस इमारत को समझने में काफी समय लग जाता है। और जो सांसद नहीं भी हैं, जो पत्रकार भी जो पहली बार वहां पर जाते हैं, वो भी अक्सर संसद भवन में शुरुआती दिनों में भटक जाते हैं। वर्तमान संसद भवन से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा है। जब संसद भवन बनना शुरू हुआ तो इसकी छत काफी ऊंची बनाई गई थी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि ऊंची छतों वाले कमरे अक्सर ठंडे रहते हैं, लेकिन इससे भवन के अंदर बात करने वालों की जो आवाजें हैं वो गूंजने लगी थी और किसी को किसी की बात सुनाई नहीं दे रही थी। इसके बाद इस पर काफी विचार विमर्श हुआ कि जितने भी लोग जब बोलते हैं अंदर तो आवाज गूंजने लगती है और समझ में ही नहीं आता कि कौन क्या कह रहा है। और इसके बाद संसद भवन की सीलिंग को लगभग 11 फीट नीचे लाया गया। लेकिन नैतिक तौर पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठने वाले अंग्रेज एक दूसरे की बात तो साफ साफ सुनने लगे, लेकिन भारत के करोड़ों लोगों की आवाज, वो लोग जो संसद भवन से बाहर बैठे थे, इन अंग्रेजों को सुनाई नहीं देती थी। और अंग्रेजों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए ही शहीद भगत सिंह ने संसद भवन में धमाका किया था। भगत सिंह की इस कोशिश के पीछे उनकी क्या मंशा थी और अब इस जगह को भगत सिंह की याद में राष्ट्रीय स्मारक में क्यों बदल दिया जाना चाहिए, इसका छोटा सा विश्लेषण आज जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने आप सब लोगों के लिए किया है। आज आपको इस विषय पर उनके विचार सुनने चाहिए और फिर यह सोचना चाहिए कि भगत सिंह के नाम पर यह स्मारक बनाना कितना जरूरी है। 8 अप्रैल 1929 में इसी पार्लियामेंट में सरदार भगत सिंह ने बम फेंका था। फिलॉसफी ऑफ द बम, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता, ये एक पर्चा भी उन्होंने फेंका था और कोई भी आदमी हताहत नहीं हुआ था। मोतीलाल नेहरू से लेकर के मोहम्मद अली जिन्ना तक उस संसद में मौजूद थे। मैंने राज्यसभा में भी इस सवाल को उठाया है और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अब ये पुरानी जो पार्लियामेंट है वो संग्रहालय बन गई है। इसलिए सरदार भगत सिंह जो देश की आज़ादी के सबसे बड़े क्रांतिकारी नेता हैं, उन्होंने जिस जगह पर बम फेंका था उसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में स्थापित करना चाहिए। उस जगह को संग्रह करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को आज़ादी के इतिहास के इस पन्ने का भी पता लगे। और हम इस मांग का पूरी तरह से समर्थन करते हैं, क्योंकि अगर इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाता है शहीद भगत सिंह की याद में, तो देश का जो आज का युवा है उसे प्रेरणा भी मिलेगी और उसे यह भी समझ में आएगा कि आज इतनी सारी आज़ादी और आज जो सारी सुख सुविधाएं वो भोग रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे शहीदों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं और वो कुर्बानियां इसी जगह पर दी गई हैं जहां आज संसद भवन है। आज 10 दिसंबर है और यह शायद संयोग है कि आज से 109 वर्ष पहले 12 दिसंबर 1911 को कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। तब ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी क्वीन मैरी ऑफ टेक भारत आए थे और उनके सम्मान में
उत्तरी दिल्ली में दिल्ली दरबार लगाया गया था, जिसमें करीब 2.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद दिल्ली के एक बड़े इलाके को अंग्रेजों की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन करने का काम शुरू हुआ। इसकी जिम्मेदारी उस समय के मशहूर ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लटियंस और सर हर्बर्ट बेकर को सौंपी गई थी। एडविन लटियंस के नाम पर ही इस इलाके को अब लटियंस दिल्ली कहा जाने लगा। आज संसद भवन इसी लटियंस दिल्ली में है, लेकिन अब सिर्फ संसद भवन ही नहीं बल्कि 4 वर्ग किलोमीटर में फैले इस पूरे इलाके का कायाकल्प होने वाला है। ऐतिहासिक तौर पर इस क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा भी कहा जाता है। राजपथ के आसपास की 44 महत्वपूर्ण इमारतें इसी सेंट्रल विस्टा जोन में आती हैं, जिसमें संसद भवन के अलावा साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक भी शामिल है। और इन्हीं ब्लॉक्स में भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय और दूसरे महत्वपूर्ण दफ्तर हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सब यहीं बैठते हैं। इस परियोजना के तहत राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की इमारतों में अंदर से बदलाव किए जाएंगे, लेकिन इनके बाहरी ढांचे को नहीं बदला जाएगा, बल्कि अंदर से इन्हें ज्यादा आधुनिक बनाया जाएगा और इस पूरे कॉन्सेप्ट को रेट्रोफिटिंग कहते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति भवन, निर्माण भवन, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की इमारतों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए जा सकते हैं। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और राजपथ देश की ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन इनके साथ गुलामी का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जाने वाली सड़क को पूरा देश राजपथ के नाम से जानता है। यह वही सड़क है जहां हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड का आयोजन किया जाता है और पूरा भारत टेलीविजन पर इस परेड को देखता है। यह वही सड़क है। आजादी से पहले राजपथ मार्ग को किंग्स वे कहा जाता था, जिसका अर्थ है राजा के गुजरने का रास्ता। इसी तरह जनपथ को पहले क्वींस वे कहा जाता था, यानी रानी के गुजरने का रास्ता। आजादी के बाद किंग्स वे का नाम राजपथ कर दिया गया, यानी इसके नाम का सिर्फ हिंदी अनुवाद किया गया। इसके पीछे की औपनिवेशिक सोच बदली नहीं गई। भारत से ब्रिटिश राज चला गया, लेकिन राजपथ नहीं गया। लेकिन अब दिल्ली की इस पहचान को बदलने की तैयारी कर ली गई है। राजपथ से राजसी आन बान और शान की झलक मिलती है, यानी ऐसा लगता है कि देश में शायद अभी भी राजा और प्रजा वाला माहौल है। आजादी के बाद राजपथ भारत के स्वाभिमान का साक्षी बना, क्योंकि यही वो मार्ग है जहां हर वर्ष भारत अपनी सांस्कृतिक और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी करता है। लेकिन इसके ब्रिटिश इतिहास को भी भुलाया नहीं जा सकता, इसलिए राजपथ को अब भारत पथ बनाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अंग्रेजों और मुगलों ने भारत की पहचान को बदलने की पूरी कोशिश की और ये सारी जो कोशिशें की गई उसे वापस पाने का ये सबसे सही समय है। पहचान मिटाने की किसी कोशिश के तहत कभी मुंबई को बॉम्बे, चेन्नई को मद्रास, कोलकाता को कलकत्ता और दिल्ली को दिल्ली कर दिया गया और गुलाम मानसिकता के शिकार लोगों ने पहले इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और फिर वर्षों तक गुलामी की इस पहचान को ही वो अपनी असली पहचान मानकर चलते रहे और आज भी चल रहे हैं, क्योंकि उनकी नज़र में ये बहुत फैशनेबल है और ये पढ़े लिखे होने का संकेत है। लेकिन याद रखिए, जो देश अपनी जड़ों को भुला देता है उस देश को दुनिया कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती। नए संसद भवन की नींव रखे जाने के साथ ही आज नए भारत के इतिहास में नए अध्याय की शुरुआत हुई है। इस दिन का महत्व शायद बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस अवसर पर भारत के लोकतंत्र का रीसेट बटन दबाया जा सकता है और गुलामी की यादों को डिलीट करके राष्ट्रवाद के नए अध्याय की शुरुआत की जा सकती है। यानी ये देश के नव निर्माण का एक बहुत शानदार मौका है। इस मौके पर आपके मन में वही भावनाएं और वही उत्साह होना चाहिए जो किराए के मकान से अपने खुद के घर में गृह प्रवेश के दौरान होता है, क्योंकि आपको किराए के मकान में रहते हुए उससे कितना भी लगाव हो जाए, लेकिन अपना घर अपना ही होता है। और नए संसद भवन का निर्माण पूरा होते ही भारत अपने खुद के घर में गृह प्रवेश कर सकेगा। वर्तमान संसद भवन के जरिए हमने आज़ादी के बाद अपना व्यक्तित्व और चरित्र तय किया था। इसके जरिए हमने ये भी तय किया था कि एक राष्ट्र के तौर पर हम कहां जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। एक राष्ट्र के तौर पर भारत की पहचान कैसी होनी चाहिए, ये जगह कैसी होनी चाहिए।
आजाद भारत के निर्माताओं ने देश को लेकर बहुत सारे सपने देखे थे और सोचा था कि हमारा देश विकास और नैतिकता के नए आयाम छुएगा। लेकिन अफसोस ये है कि समय के साथ साथ हम पतन के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। इसलिए आज हम आप सबसे कह रहे हैं कि नए संसद भवन का निर्माण नई शुरुआत का एक सुनहरा मौका है और इस मौके को देश को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले हम एक बार फिर अपनी ये मांग जरूर दोहराना चाहेंगे कि जब मौजूदा संसद भवन को संग्रहालय में बदला जाए तो इसमें मौजूद उस जगह को राष्ट्रीय स्मारक बना दिया जाए जहां से सरदार भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ बम फेंके थे और एक नई क्रांति की शुरुआत की थी। यह काम मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर ही किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हमने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इंडिया गेट की बजाय उस शहीद स्मारक का निर्माण किया जिस पर आजादी के बाद देश के लिए शहीद हुए भारतीय शहीदों के नाम लिखे हैं, ठीक वैसे ही हम शहीद भगत सिंह को उनके हिस्से का सम्मान भी जरूर दिलवाना चाहते हैं। भगत सिंह अंग्रेजों द्वारा लाए गए 2 काले कानूनों का विरोध कर रहे थे। हालांकि असेंबली ने इन दोनों कानूनों को खारिज कर दिया था, लेकिन उस समय भारत के वाइसरॉय ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इन्हें लागू करवा दिया था। अब आप सोचिए, जब किसी देश में लोकतंत्र का अभाव होता है तो वहां कैसे लोगों की आवाज को दबा दिया जाता है और काले कानून लागू कर दिए जाते हैं। लेकिन जब उसी देश में लोकतंत्र की अति हो जाती है, आजादी की अति हो जाती है, तो उन कानूनों का विरोध शुरू हो जाता है जो देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। सरकार नए कृषि कानूनों को लेकर ऐसा ही दावा कर रही है और देश में अब वही हो रहा है। देश में जो पुरानी व्यवस्था है, जो लटियंस के जमाने की व्यवस्था है, वो बरगद के पेड़ की तरह अपनी जड़ें जमाकर बैठी हुई है और ये वर्तमान सरकार उस बरगद के पेड़ को हिला रही है, उखाड़ रही है। लेकिन इस देश में एक ऐसा वर्ग है जिसे इस बरगद के पेड़ से बहुत लगाव है, क्योंकि उसे इसी बरगद की पेड़ की छाया अच्छी लगती है और वो इस छाया में फल फूल रहा है। किसान संगठनों ने सरकार के साथ बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। किसानों ने कहा है कि जब तक सरकार नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक वो सरकार से बातचीत नहीं करेंगे। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज एक बार फिर किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की है और उन्होंने कहा है कि नए कानून कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बनाए गए हैं। सरकार ने आज उन आरोपों का भी जवाब दिया है जिनके जरिए कहा जा रहा था कि सरकार ने बिना किसी की सहमति के देश के लोगों को धोखा दिया है और धोखे से ये कानून पास करवा दिए हैं। हम लोगों ने एक पूरा प्रपोजल बनाकर उनको कल दिया। उन लोगों ने विचार विमर्श भी किया और फिर भी कुल मिला के उनके सारे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद भी आखिरी में वो लोग किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसकी निश्चित रूप से मेरे मन में भी काफ़ी कष्ट है। विशेष रूप से उनकी मांग एक पहले तो ये थी कि कानूनों को निरस्त करना। तो हमारा सरकार का पक्ष है कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसान को आपत्ति है उन प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार को कोई उन पर विचार करने में दिक्कत नहीं है और हम यूनियन के साथ बैठकर उसको समाधान कर सकते हैं। लेकिन सरकार की तमाम सफाइयों के बावजूद किसान अब अपने आंदोलन को और आगे बढ़ाने की नीतियां बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और किसानों ने सरकार के द्वारा जितने भी अभी तक प्रपोजल्स दिए हैं उन सबको नामंजूर कर दिया है। किसान कह रहे हैं कि उन्हें कोई भी संशोधन मंजूर नहीं है। आप कैसा भी संशोधन दीजिए, कोई भी लिखित आश्वासन दीजिए, उन्हें किसी पर विश्वास नहीं। उनकी एक ही मांग है, सारे कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन पिछले 15 दिनों से चल रहा है और अब ऐसा लगता है कि आगे भी चलेगा। सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारियों के दिन वहां किन हालात में गुजरते हैं, जी न्यूज की टीम जब यह देखने के लिए पहुंची तो हमें कई चौंकाने वाली बातें पता चली जो आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। देश के टुकड़े टुकड़े करने का इरादा रखने वाले, पंजाब को भारत से अलग करके खालिस्तानी एक अलग राष्ट्र का सपना देखने वाले और पाकिस्तान की रहनुमाई करने वाले कई संगठनों ने किसानों के इस आंदोलन में जहर घोलने का काम चुपचाप शुरू कर दिया है। वहां चल रहे लंगर और हेल्थ कैंप्स के परमार्थ के नाम पर
जो चेहरे नजर आ रहे हैं वो किसान आंदोलन में खालिस्तान आंदोलन की खतरनाक मिलावट की गवाही दे रहे हैं। और कैसे, वो आज हम आपको बताएंगे सबूतों के साथ। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन वाली जगह पर हमें एक ऐसा कैंप दिखाई दिया जिस पर सवाल उठना लाजमी है। अब ये बैनर देखिए, ये बैनर इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन का है। बैनर पर फाउंडेशन के अध्यक्ष गुरचरण सिंह बनवैत की तस्वीर लगी हुई है। इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन कनाडा की एक फाउंडेशन है और यह सिंघू बॉर्डर पर लंगर और हेल्थ कैंप्स का आयोजन आजकल कर रही है। इस बैनर पर भी लिखा हुआ है। लेकिन इस बैनर में ऐसा क्या है और किसान आंदोलन में इस कैंप का होना क्यों सवाल खड़े करता है, पहले आप यह समझिए। आज हम आपको लंगर वाली खालिस्तानी साजिश दिखाएंगे जिसके बारे में आपको अब ध्यान से देखना चाहिए और सुनना भी चाहिए। किसानों का आंदोलन कहीं खालिस्तानियों के लिए मौका तो नहीं बन गया। इस खतरे की कई वजह सिंघू बॉर्डर पर दिख रही हैं, सामने दिख रही हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारियों के लिए लंगर और हेल्थ कैंप इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन नाम की संस्था ने लगाया है। IPF संस्था का संचालन कनाडा में रहने वाला गुरचरण सिंह बनवैत करता है, जिसकी फोटो यहां लगी है। गुरचरण सिंह बनवैत का नाम पहली बार वर्ष 1986 में एयर इंडिया के एक हवाई जहाज को उड़ाने की साजिश में सामने आया था। एयर इंडिया का बोइंग 747 विमान न्यूयॉर्क से दिल्ली की फ्लाइट के लिए उड़ने वाला था। इसे क्रैश करने की साजिश के सिलसिले में कनाडा की पुलिस ने बब्बर खालसा के 5 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। उस वक्त कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में इसका नाम भी छापा गया था। ये अखबारों में जो नाम छपा था वो क्लिप्स आपके सामने हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं। आप चाहें तो बड़ी स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं। गुरचरण सिंह बनवैत इन्हीं में से एक था। उस समय इसकी उम्र थी 38 साल और उस वक्त वो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में रहता था। गिरफ्तार होने से करीब 1 साल पहले वर्ष 1985 से यह कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसियों के रेडार पर था। जब टोरंटो से दिल्ली जाने वाले एयर इंडिया के विमान को संदिग्ध खालिस्तानी आतंकवादियों ने उड़ा दिया था तो इसमें भारतीय मूल के 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 1986 में जब बनवैत गिरफ्तार हुआ तब यह केस 6 साल तक चला था। हालांकि सबूतों के अभाव में गुरचरण सिंह बनवैत को अदालत ने तब बरी कर दिया था। इसलिए नहीं कि वो बेकसूर था, इसलिए क्योंकि पर्याप्त सबूत नहीं मिले। कनाडा की अदालत में गुरचरण का खालिस्तान से सीधा संबंध तो स्थापित नहीं हो पाया, लेकिन गुरचरण सिंह बनवैत के सोशल मीडिया अकाउंट पर जब आप जाएंगे, इसे देखने पर खालिस्तान के लिए इसकी हमदर्दी साफ दिखती है। गुरचरण सिंह बनवैत के सोशल मीडिया अकाउंट की जब जी न्यूज की टीम ने जांच की तो वहां भारत विरोधी पोस्ट्स की भरमार थी। ऐसी भी कई पोस्ट हैं जो पाकिस्तान के समर्थन में की गई हैं और भारत के विरोध में हैं और अलग खालिस्तान देश बनाने की आवाज यहां पर बुलंद की जा रही है। 1 मार्च 2019 को जब भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का एक प्रोपेगेंडा वीडियो पाकिस्तान ने रिलीज किया था, तब गुरचरण ने इसे शेयर करते हुए लिखा था, इंडिया वालों शर्म करो। 4 जनवरी 2017 को सिख गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर गुरचरण सिंह बनवैत ने पटना से फेसबुक लाइव किया था और उसका टाइटल था, बिहार बन गया खालिस्तान। अब आप सोचिए, इसी व्यक्ति की फाउंडेशन के बैनर तले इसी की फोटो लगाकर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर लंगर और हेल्थ कैंप्स चलाए जा रहे हैं और यह कहकर चलाए जा रहे हैं कि यह तो कल्याणकारी काम यहां पर हो रहा है। बनवैत की फेसबुक प्रोफाइल पर भी लिखी गई ज्यादातर बातें भारत विरोधी हैं और पाकिस्तान के समर्थन में हैं। ऐसे व्यक्ति ने लंगर की व्यवस्था, हेल्थ कैंप लगाने के लिए सिंधु बॉर्डर जैसी जगह का चयन किया, जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है, जहां देश के किसान सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, खालिस्तान की आवाज बुलंद करने वाले लोगों का यहां क्या काम हो सकता है। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि आखिर खालिस्तान की मांग है क्या, यह बार बार खालिस्तान का नाम आ क्यों रहा है। 80 के दशक में आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरवाला ने पंजाब को भारत से अलग करने के लिए एक अभियान चलाया था। यह अभियान सिखों के लिए एक अलग देश की मांग को आधार बनाकर शुरू हुआ था और इस राष्ट्र को जो नाम दिया गया था वो था खालिस्तान। हालांकि इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का ही था। भिंडरवाला तो वर्ष 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारा गया।
लेकिन हथियारों के दम पर शुरू हुआ यह आतंकवादी अभियान पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ और अब ऐसा लगता है कि इसे किसानों के आंदोलन की आड़ में फिर से भड़काया जा रहा है। हालांकि खालिस्तान के जो समर्थक हैं वो आज भी देश के बाहर बैठकर विदेशी फंड के आधार पर इस कैंपेन को चलाए हुए हैं और यही लोग बाहर से पैसा भेजकर इस तरह यहां जहर घोल रहे हैं अभी भी। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है और यह भारत की अखंडता के लिए कितना खतरनाक है, इसकी जांच सुरक्षा एजेंसियों को एक बार फिर से करनी चाहिए, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर अपने खेतों और फसलों का हक मांगने वाले किसानों को शायद अंदाजा भी नहीं है कि वो कितनी बड़ी साजिश के कर्ता धर्ताओं को अनजाने में एक मंच दे रहे हैं। हम यहां ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हमारे किसान भारत विरोधी हैं, हमारे किसान देश विरोधी हैं, बिल्कुल नहीं है। हमारे किसान देशभक्त हैं, हमारे किसान अन्नदाता हैं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। लेकिन हमारे किसान भाइयों को यहां बहुत सावधान भी रहना चाहिए कि कहीं और देश विरोधी संगठन जो हैं वो उनका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। खालिस्तान आंदोलन के तार किसानों के प्रदर्शन से किस तरह जुड़ रहे हैं, इसका खुलासा NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी किया है। कल ही NIA ने 16 खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। NIA ने इनमें से 5 संदिग्ध आतंकवादियों की तस्वीरें भी जारी की हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। NIA के मुताबिक ये सभी आरोपी भारत के खिलाफ विदेशों में बैठकर खतरनाक षड्यंत्र कर रहे हैं और रेफरेंडम 2020 के तहत भारत में अलगाववादी अभियान चला रहे हैं। रेफरेंडम 2020 सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन चलाता है जो विदेशों से संचालित होता है और जिसे ऐसी गतिविधियां करने के लिए पाकिस्तान जैसे देशों से मदद मिलती है। इसी महीने की 6 तारीख को सिख फॉर जस्टिस के लोगों ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानी झंडों के साथ विरोध प्रदर्शन भी किया था। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इनका मकसद सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से भारत खालिस्तान के नेटवर्क को एक बार फिर से सक्रिय कर दिया जाए। भारत में जो खालिस्तान का नेटवर्क है उसे दोबारा से एक्टिव कर दिया जाए। सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट शेयर किए गए हैं जिनमें खालिस्तान के समर्थक पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जनता से भारत में चल रहे किसान आंदोलन को मीडिया में दिखाने की अपील कर रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान से आंदोलन में मदद करने की अपील भी कर रहे हैं और आपने देखा होगा ब्रिटेन के संसद में भी ये मांग उठी है कि ब्रिटेन सरकार से कहा गया, प्रधानमंत्री से कहा गया कि वो इस मामले में दखल अंदाजी करें। कनाडा के प्रधानमंत्री पहले ही इस बारे में अपना बयान दे चुके हैं। ये सब कुछ अनजाने में नहीं हो रहा है, ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा है, इसके पीछे बहुत सारी ताकतें काम कर रही हैं। DNA में हमने आपको 30 नवंबर को एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें यहीं सिंघू बॉर्डर पर खड़े एक ट्रैक्टर पर खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा हुआ था और AK-47 राइफल का चित्र बना हुआ था। तब भी हमने बताया था कि इस आंदोलन में कहीं ना कहीं खालिस्तान की एंट्री हो चुकी है। तो आज भी हम आपसे यही कह रहे हैं और किसानों से भी यही अपील कर रहे हैं कि सावधान रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये आंदोलन भी कुछ महीने पहले जो नए नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन हुआ था वैसा बन जाए और कहीं सिंघू बॉर्डर भारत के नए शाहीन बाग में तब्दील ना हो जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इसे शाहीन बाग में तब्दील करना चाहता है और हम ये होने नहीं देंगे। हम नहीं चाहते कि एक और शाहीन बाग दिल्ली के आसपास बन जाए और उसी के लिए जी न्यूज़ पहले दिन से अपनी कोशिश कर रहा है। लेकिन किसान भाई यहां एक स्पष्टीकरण जरूर समझ लें हमारी तरफ से, हम उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं हैं। हम आतंकी संगठनों के खिलाफ हैं, हम अलगाववाद के खिलाफ हैं, हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो अलग देश की मांग कर रहे हैं, हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो विदेशों से पैसा ले रहे हैं और पैसे को यहां लगाकर इस किसान आंदोलन को बदनाम करने में लगे हैं और किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके हम खिलाफ हैं, किसानों के खिलाफ नहीं हैं। कल हमने आपसे एक सवाल किया था कि अगर भारत में चुनाव हो और चुनाव में आपके सामने 2 प्रतिद्वंदी हों, आपके सामने एक शख्स डॉक्टर है उम्मीदवार के तौर पर और एक मिठाई वाला है और मिठाई वाला आपसे ये वादा करे कि वह आपको कुछ भी खाने की छूट देगा और डॉक्टर आपसे ये कहे कि आपको कड़वी गोली खानी पड़ेगी स्वस्थ रहने के लिए। मिठाई वाला कहे आपको व्यायाम करने के लिए कोई नहीं कहेगा, आप जितना चाहे सोइए,
डॉक्टर कहे कि आपको सुबह उठ के व्यायाम करना होगा, और मिठाई वाला कहे कि मैं आपको कड़वी गोलियों से आज़ादी दिला दूंगा, आप जो चाहे खा पाएंगे, आप दिन भर मिठाई खा पाएंगे, दिन भर व्यंजन खा पाएंगे, तो आप किसे वोट देंगे? हमारे देश में मिठाई वाला जीत जाएगा और डॉक्टर चुनाव हार जाएगा, और लोग इसे लोकतंत्र की जीत बताएंगे और कहेंगे कि देखिए यही तो है लोकतंत्र की खूबसूरती, मिठाई वाला जीत गया। क्योंकि मिठाई वाला मीठी मीठी बातें करता है, मिठाई वाला किसी को परेशान नहीं करेगा और पूरे देश को डायबिटीज दे देगा। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो जनता को चुनाव की आजादी देती है, और इस आजादी को ही लोकतंत्र का आधार माना जाता है। लेकिन क्या लोग सही व्यक्ति को चुनते हैं? क्या लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हैं? तो फिर उन लोगों को क्या कहेंगे आप जो लोग अपनी वोट को बेच देते हैं या अपनी सहूलियत के हिसाब से गलत उम्मीदवार को चुन लेते हैं, गलत पार्टी को चुन लेते हैं? इसी आजादी के सहारे आपने अपने क्षेत्र में किसी न किसी नेता का चुनाव किया ही होगा, उसे जिताकर देश की संसद या विधानसभा में भेजा ही होगा, और हो सकता है आपने अपना चुनाव उस नेता के बारे में जानकारियां जुटाकर नहीं बल्कि सिर्फ अपने मूड के आधार पर कर दिया होगा। और इसका भी हमने आपको उदाहरण दिया था। 1977 में लोगों का मूड ऐसा था कि उन्हें इंदिरा गांधी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, सत्ता के बाहर कर दिया। लेकिन 1980 में वही इंदिरा गांधी अच्छी लगने लगी, और उसके बाद इंदिरा गांधी ही नहीं, उनकी अगली 2 पीढ़ियों को भी इस देश ने ऐसे ही मौका दिया। उसी कांग्रेस पार्टी को अब तक देश मौका दे रहा है, और आज भी कांग्रेस पार्टी की 50 सीटें लोकसभा में हैं। तो क्या देश का जो चुनाव होता है वो मूड पर आधारित होता है? लोग वोट अपने मूड के आधार पर डालते हैं या मेरिट के आधार पर डालते हैं? और आजकल भी यही हो रहा है। जब किसान जो विरोध कर रहे हैं अपना नए कृषि कानूनों को लेकर, नए कृषि कानून और जो सुधार इस समय देश में किए जा रहे हैं व्यवस्था में, वो देश के लिए सही हैं और अच्छे हैं, लेकिन ये सुधार बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहे। आज हम गलत चुनाव की इस प्रथा को एक नई खबर के जरिए आपको समझाएंगे, और खबर बहुत ही दिलचस्प है। उसके जरिए आपको अपने देश के चरित्र को करीब से समझने का एक मौका मिलेगा। इंटरनेट सर्च इंजन गूगल ने एक रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल यानी वर्ष 2020 में दुनिया और भारत के लोगों ने इंटरनेट पर सबसे ज्यादा क्या सर्च किया। यानी इंटरनेट पर लोगों ने चुनने की आजादी का कैसे इस्तेमाल किया। इंटरनेट पर सबको आजादी है, वो जो चाहे चुन सकते हैं, जो चीज चाहे सर्च कर सकते हैं। लेकिन लोग जो सर्च करते हैं उससे आपको यह पता चलता है कि इन लोगों के मन में क्या चल रहा है और लोग क्या चाहते हैं। तो अब अगर ये क्विज हो तो हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, आपको क्या लगता है 2020 कोरोना वायरस का साल था, आपको क्या लगता है कि लोगों ने पूरे साल इंटरनेट पर सबसे ज्यादा क्या सर्च किया होगा? आप कहेंगे लोगों ने शायद कोरोना वायरस की खबरों को इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किया होगा। लेकिन सच यह है कि भारत के लोगों ने कोरोना वायरस की नहीं बल्कि आईपीएल की खबरों को इंटरनेट पर सबसे ज्यादा बार सर्च किया है। यानी आईपीएल ने कोरोना वायरस को हरा दिया, आईपीएल जीत गया, कोरोना वायरस हार गया। इस साल आईपीएल का पहला मैच 19 सितंबर को खेला गया था। उसी दिन भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 92,000 से ज्यादा नए मामले आए थे। यानी भारत में उस समय स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। लेकिन ऐसी स्थिति में भी भारत के लोग इंटरनेट पर सिर्फ आईपीएल के बारे में सर्च कर रहे थे, कोरोना वायरस से उन्हें डर नहीं लग रहा था। बहुत बहादुर देश है ये। आप कई दिनों से किसान आंदोलन की खबरें देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के लोग किसानों के विषय पर इंटरनेट पर कितना सर्च करते हैं? ये बात किसानों को भी पता होनी चाहिए। वर्ष 2020 में लोगों ने प्रधानमंत्री किसान योजना से ज्यादा आईपीएल और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया। दिल्ली में इसी वर्ष फरवरी महीने में नए नागरिकता कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान दंगे भड़क गए थे। आपको लग रहा होगा इस विषय के बारे में तो लोगों ने इंटरनेट पर दिन रात पढ़ा होगा, लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि इससे ज्यादा लोगों ने व्हाट इज बिनोद सर्च किया था। बिनोद सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। यह एक मीम था, यानी भारत के लोगों ने कानून व्यवस्था से ज्यादा एक मनोरंजक मीम को समझने में ज्यादा समय बिताया। इसी तरह देश के लोग कोरोना वायरस से बचने की विधि ढूंढने की बजाय इंटरनेट पर घर में पनीर की सब्जी कैसे बनाई जाए, यह विधि ढूंढ रहे थे। यानी यहां भी कोरोना वायरस
पनीर से पिट गया। हम आपको कुछ और बातें यहां बताना चाहते हैं। हमारे देश में इस साल इंटरनेट पर हाउ टू प्रिवेंट कोरोना वायरस से ज्यादा हाउ टू मेक डालगोना कॉफी यह सर्च किया गया। यानी लोग कोरोना से बचने के तरीकों को जानने के बजाय इंटरनेट पर कॉफी कैसे बनाई जाए यह जानना चाहते थे। डालगोना दक्षिण कोरिया में मिलने वाली एक टॉफी है। इस टॉफी के स्वाद वाली कॉफी को डालगोना कॉफी कहा जाता है और लोग यही बनाने की विधि खोज रहे थे। इंटरनेट पर अपने आसपास लोगों ने जिन जगहों को खोजा उन्हें नियर मी यानी मेरे नजदीक नामक श्रेणी में रखा जाता है। यानी लोग अपने आसपास क्या खोज रहे हैं कि जहां मेरी लोकेशन है उसके आसपास क्या क्या है। नियर मी श्रेणी में भारत के लोगों ने राशन की दुकानों से ज्यादा शराब की दुकानों के बारे में सर्च किया इंटरनेट पर। और आपको याद होगा जब लॉकडाउन में ढील देते हुए कई राज्यों में शराब की दुकानों को खोल दिया गया था तो कैसे लोग अपनी जान की परवाह किए बिना शराब लेने के लिए दुकानों के सामने लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए थे। उस जमाने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है और आपको लगेगा कहां है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की चिंता किसी को नहीं। ये छत्तीसगढ़ की तस्वीर है, कलकत्ता की तस्वीर भी आप देख लीजिए। देश के किसी शहर में चले जाइए, शराब को लेकर भारत के लोगों में उतना ही क्रेज, उतना ही जोश था। आंध्र प्रदेश देख लीजिए, कलकत्ता देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, कोई शहर देख लीजिए। यानी लोगों को अपने स्वास्थ्य से ज्यादा शराब की चिंता थी। और इससे यह पता चलता है कि भारत के बहुत सारे लोगों की प्राथमिकताएं क्या हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि भारत के सारे लोग ही ऐसे हैं, नहीं, सारे लोग ऐसे नहीं हैं। बहुत सारे लोग अनुशासन में भी रहे हैं, बहुत सारे लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई है। लेकिन बड़ी संख्या में, करोड़ों में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक फिल्मों की श्रेणी में सबसे ऊपर रही दिल बेचारा। यह सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म थी जो उनके निधन के बाद OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। और दुनिया की बात करें तो इस रिपोर्ट में कोरोना वायरस के बारे में लोगों ने सबसे ज्यादा सर्च किया। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च तो कोरोना वायरस के बारे में ही हुआ है। लेकिन भारत में यह ट्रेंड अलग था। इस सूची में दुनिया में दूसरे नंबर पर अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे हैं। तीसरे नंबर पर अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर कोबे ब्रायंट हैं और इसी वर्ष एक विमान हादसे में उनका निधन हो गया था, तब उनके बारे में बहुत सर्च किया गया था। और दुनिया भर के टॉप ट्रेंड्स में सुशांत सिंह राजपूत का भी नाम है जिनकी इस वर्ष मौत हो गई थी। तब ऐसा लगा था कि कम से कम सोशल मीडिया पर तो लोगों ने सुशांत को न्याय दिलाने का सही चुनाव किया है। लेकिन कुछ दिन के बाद लोगों का मूड बदल गया और लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को भुला दिया और देश में दूसरे मुद्दे हावी होने लगे। इसलिए हम बार बार आज ये कह रहे हैं कि चुनाव करना, चुनाव में वोट देना एक स्किल यानी कौशल है और इस कौशल के बिना किसी देश के लोगों से सही चुनाव की उम्मीद नहीं की जा सकती। कहते हैं अधिकतर महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी असफलता के बाद ही सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो अब एक ऐसी खबर आपको दिखाते हैं जो शायद आपको बहुत प्रेरणा देगी। अमेरिका के मशहूर उद्योगपति एलॉन मस्क भी ऐसे ही व्यक्ति हैं। उनकी प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स का एक विशाल एक्सपेरिमेंटल रॉकेट कल अमेरिका में क्रैश हो गया। हालांकि एलॉन मस्क इस क्रैश को भी अपनी सफलता ही बता रहे हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए और इसके बाद हम आपको इस दुर्घटना में छिपी सफलता के बारे में जानकारी देंगे। यानी कोई क्रैश में भी सफलता ढूंढ सकता है, यह आपको बताएंगे। इस एक्सपेरिमेंटल रॉकेट का नाम है स्टारशिप और दुर्घटना के समय इसमें कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। स्टारशिप रॉकेट को लॉन्च के समय किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। जैसा कि आप आमतौर पर उपग्रह प्रक्षेपण के दौरान देखते हैं कि एक विशाल रॉकेट स्टैंड के सहारे पहले खड़ा रहता है और फिर स्टैंड हटते हैं और रॉकेट अंतरिक्ष की ओर उड़ जाता है। लौटते समय पहले रॉकेट समुद्र में गिरता था, फिर कुछ हवाई पट्टी पर विमान की तरह उतरने लगे। पर एलॉन मस्क का रॉकेट अपने पैरों पर खड़ा होता है, उड़ता है और अंतरिक्ष से लौट के जमीन पर अपने ही पैरों पर आकर खड़ा हो जाता है। यह इस रॉकेट की खासियत है। इस अनोखे रॉकेट को विज्ञान की बड़ी सफलता माना जाता है और इसे अंतरिक्ष विज्ञान का भविष्य भी कहा जा रहा है। 160 फीट लंबे स्टारशिप का निर्माण अंतरिक्ष में बड़े सैटेलाइट्स लॉन्च करने और मंगल ग्रह पर जाने के लिए किया गया है। एलॉन मस्क का दावा है कि ये रॉकेट 1 लाख किलोग्राम तक का वजन अंतरिक्ष में ले जा सकता है। स्टारशिप की टॉप स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा है।
नासा इसकी मदद से वर्ष 2024 में अपना मून मिशन भेजना चाहता है। जापान के एक बिलियनर इसी स्टारशिप से चंद्रमा की कक्षा में भी जाएंगे। इलॉन मस्क के मुताबिक भविष्य में इस रॉकेट की मदद से दुनिया के एक शहर से दूसरे शहर तक बहुत तेज रफ्तार से यात्रा की जा सकती है। पिछले महीने अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार स्पेस एक्स के एक स्पेसक्राफ्ट की मदद से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचाया था। और यह बहुत बड़ी बात है कि नासा ने अपने रॉकेट का इस्तेमाल नहीं किया और एक प्राइवेट कंपनी के रॉकेट का इस्तेमाल किया। और शायद यही वजह है कि मिशन फेल होने के बाद भी इलॉन मस्क का मनोबल टूटा नहीं है। इस टेस्ट के लिए इलॉन मस्क ने अपनी टीम को अब भी बधाई दी है और कहा है कि इस दुर्घटना से उनकी टीम को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए इलॉन मस्क की पुरानी असफलताएं। इससे पहले स्पेस एक्स के रॉकेट्स 3 बार क्रैश हो चुके हैं। हालांकि इलॉन मस्क इन असफलताओं से घबराए नहीं और उनका मुकाबला किया। स्टारशिप का दूसरा रॉकेट भी लगभग तैयार है और संभव है कि जल्द ही उसका भी टेस्ट किया जाएगा। तो आपने देखा कि इलॉन मस्क का एक के बाद एक, ये पहली बार नहीं है जब उनका कोई रॉकेट क्रैश हुआ हो। एक के बाद एक उनके कई रॉकेट ऐसे ही क्रैश हुए हैं। कई बार उनके जो मिशंस हैं वो असफल हुए हैं, लेकिन वो एक बार भी रुके नहीं। हर बार एक नए जोश के साथ अगले मिशन की तरफ उन्होंने तैयारी की है। कल तक उनकी जो टीम है वो बधाई दे रही थी और उन्हें लग रहा था कि उनका जो रॉकेट है वो सकुशल पृथ्वी पर वापस लौट आएगा और लैंड करेगा। और जिस समय वो ट्विटर पर उनकी टीम अपने वैज्ञानिकों को और अपनी टीम को बधाई दे रही थी, जब बधाई दे रहे थे उसी समय ये क्रैश हो गया। लेकिन इससे सीखने वाली बात यह है कि इस क्रैश के बावजूद इलॉन मस्क रुकने के लिए तैयार नहीं है और फिर से आगे की तैयारी कर रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.